27 नवंबर 2019 की रात को एक 27 साल की पढ़ी लिखी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का वो हाल किया गया जिसे देखकर हर लड़की का मन सिहर उठा। सड़क के किनारे पड़ा हुआ कोयला बन चुका उसका शरीर, उसकी तस्वीर शायद ही कभी आपकी आंखों के आगे से ओझल होगी। ये निर्भया कांड के बाद दूसरा ऐसा कांड था जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। कांड ने लड़कियों के हौसलों को पस्त कर दिया और बेटियों को अकेले शहर में छोड़ने वाले माता पिता के माथे पर लकीरें और गहरा गई। कुछ लोग इसे हैदराबाद का निर्भया कांड भी बोलते हैं। हैदराबाद में हुआ एक और निर्भया कांड। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि ये कांड निर्भया कांड से कैसे अलग था। तो इन दोनों केस की हिस्ट्री को समझने से पहले हम चलते हैं हैदराबाद के इस काले अध्याय में। हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ गैंग रेप और फिर हत्या के बाद शव जलाने की घटना को लेकर देश में भारी आक्रोश। दास्तान एक लेडी डॉक्टर की जो अनजान थी मौत की आहट से। I think it's time, whether it's Nirbhaya, whether it's Kathua, or whether whatever happened in Hyderabad. तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और वहाँ का एक इलाका है शादनगर। यहाँ पर प्रियंका रेड्डी रहती थी और यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है एक इलाका शमशाद बाग, वहाँ पर उसका क्लिनिक था। इस 30 किलोमीटर की दूरी के बीच में एक था टोल प्लाजा का नाम था टोंडुपल्ली। प्रियंका रेड्डी का एक ही रूटीन था, वो अपनी स्कूटी से घर से जाती, स्कूटी को टोल प्लाजा पर पार्क करती, टोल प्लाजा पर एक कैब करती और उस कैब से अपने क्लिनिक जाती और फिर से रात में वही चीज़ करती। अपने क्लिनिक से कैब से टोल प्लाजा पर आती, टोल प्लाजा से स्कूटी उठाती और स्कूटी से अपने घर। प्रियंका रेड्डी को कोई स्किन का इशू था तो उन्होंने एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ली और 27 नवंबर की रात को वो वहाँ से थोड़ा सा लेट निकली। वो वापस अपने क्लिनिक से टोल प्लाजा तक कैब से आई। अब टोल प्लाजा पर उतरी, टोल प्लाजा पर उतरने के बाद वो अपनी स्कूटी के पास गई। अब प्रियंका अपनी स्कूटी को देखती है, स्कूटी के पिछले पहिए में था पंचर। अकेली लड़की टोल प्लाजा पर, रात के बज रहे हैं 9:30। सारे लोग टोल प्लाजा पर उस लड़की को घूर घूर कर देख रहे हैं। लड़की की स्कूटी में पंचर है और आसपास कोई भी पंचर की दुकान नहीं है। एक शख्स प्रियंका को लगातार घूर रहा था। अब प्रियंका परेशान होने लगी। इस शख्स ने प्रियंका को बोला कि मैं आपकी स्कूटी ठीक करा सकता हूँ, क्योंकि ये शख्स प्रियंका को लगातार घूर रहा था। तो प्रियंका कंफर्टेबल नहीं थी अपनी स्कूटी ठीक कराने में इसके साथ। फिर एक और आदमी प्रियंका के पास आता है, वो भी प्रियंका को स्कूटी ठीक कराने की पेशकश करता है, लेकिन प्रियंका के सिक्स सेंस ने बताया कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं। प्रियंका और घबरा गई। 9:22 पर प्रियंका ने अपनी बहन को फ़ोन किया और उसे बताया कि यहाँ पर मेरी स्कूटी में पंचर है और मैं घबराई हुई हूँ, कुछ लोग मेरे आसपास हैं, आई एम नॉट कंफर्टेबल। बहन ने कहा कि तू स्कूटी छोड़ और घर कैब से आ जा, लेकिन प्रियंका नहीं मानी। प्रियंका ने कहा कि अगर मैं स्कूटी छोड़ के घर आ गई तो कल कैसे क्लिनिक जाऊंगी। फिर प्रियंका ने कहा कि मैं स्कूटी ठीक कराने का प्रबंध करती हूँ और आप फ़ोन पर ही रहना। प्रियंका अपनी बहन के साथ लगातार फ़ोन पर थी और प्रियंका को साथ में डर भी बहुत लग रहा था। एक डर और एक खतरा, और उसके बाद है आने वाला विभत्स कांड जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इस कहानी का पहला शख्स जो प्रियंका को लगातार घूर रहा था, उसने प्रियंका की मदद की और वो प्रियंका की स्कूटी ठीक कराने ले गया, लेकिन लौट कर कहा कि दुकान बंद हो चुकी है। उसने प्रियंका से कहा कि आपकी अगर स्कूटी ठीक करानी है तो मुझे स्कूटी और आगे ले जानी होगी। उसने कहा कि यहाँ की सभी दुकानें बंद हैं और प्रियंका के साथ जो भी कोई आता वो कोई ना कोई बहाने बनाता। अब लोग मदद करने तो आ रहे थे, लेकिन प्रियंका को सुरक्षित किसी के साथ भी महसूस नहीं हो रहा। रात के 9:42 तक प्रियंका अपनी बहन से बातें करती रही और मदद की आस करती रही, और इसी बीच ये दो लोग प्रियंका की हेल्प करा रहे थे स्कूटी को ठीक कराने के लिए। अब प्रियंका की बहन प्रियंका को दोबारा बोलती है कि आप कैब से आ जाओ। अब प्रियंका राजी हो जाती है कि चलो कैब से चलते हैं, और इसी बीच में प्रियंका का फ़ोन कट हो जाता है। बहन को लगता है कि अब प्रियंका घर आ जाएगी। बहन ने दोबारा प्रियंका को फ़ोन किया, फिर से फ़ोन स्विच ऑफ आया। तो बहन को लगा कि लगभग लास्ट 2 घंटे से हमारी बात हो रही थी, तो शायद फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई हो
लेकिन प्रियंका तो घर आ ही रही है। And then you called her again after some time. Yeah, I called her after 15 minutes. And then itself the phone was switched off. Yeah, phone was switched off by that time. I thought it got switched off because there was no charging. Means I saw when she was leaving home, I saw her phone. There was only 10% charging. So I thought, okay, why to make it an issue? Let me wait. Let her go home and let her call me. I thought so. I didn't even inform anyone. I didn't even tell my mother. जब वो काफ़ी टाइम तक नहीं पहुंची तब प्रियंका के घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। अब प्रियंका के घर वाले जाने लगते हैं उसे ढूंढने। सबसे पहले प्रियंका की बहन साइबराबाद के एक पुलिस स्टेशन में एक FIR करने पहुंचती है गुमशुदगी की, कि मेरी बहन गुमशुदा है। पुलिस वालों का वही रवैया। पुलिस वालों ने कहा कि एरिया हमारे अंडर में नहीं आता और टोल प्लाजा आता है शमशाबाद के अंदर, तो आपको शमशाबाद पुलिस स्टेशन जाना होगा। अब प्रियंका की बहन शमशाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचती है। शमशाबाद पुलिस स्टेशन पर भी पुलिस वालों का रवैया बिल्कुल सेम था। But you were also having a problem of jurisdiction. They sent you from police station to police station. I cannot exactly say they were very rude. I cannot say that. Why? Because when I went there, they received the complaint immediately. They checked the CCTV footage. When I was writing the complaint also, they told me, okay, you can first write the complaint. Means it's up to you. First we will check and then you can come and give complaint. That is also okay. But even after that also something, they told me, okay, give the complaint at the RJ airport. We came there, we wrote the whole complaint. And this was after midnight, must Yeah. be. पुलिस अपना ढुलमुल रवैया अपनाते हुए पहुंचती है टोल प्लाजा। टोल प्लाजा पर ना तो प्रियंका थी और ना ही प्रियंका की स्कूटी। सुबह हो जाती है लेकिन प्रियंका का कोई अता पता नहीं था। टोल प्लाजा के कुछ ही दूरी पर एक अंडरपास था। सुबह सुबह का टाइम है। एक किसान को एक जली हुई लाश मिलती है। उसने पुलिस को खबर की और सुबह के 7 बजे पुलिस पहुंचती है उस अंडरपास पर जहां पर वो लाश थी। पुलिस लाश की शिनाख्त करने की कोशिश करती है जो लगभग 100% जल चुकी थी। गले में सिर्फ एक स्कार्फ का छोटा सा टुकड़ा और एक लॉकेट था जो ये बता रहा था कि लाश किसी लड़की की है। क्योंकि प्रियंका उसी रात को लापता हुई थी तो पुलिस ने सबसे पहले इन्फॉर्म किया प्रियंका के घर वालों को। प्रियंका के घर वाले इस लाश को पहचान लेते हैं इस लॉकेट के जरिए और बताते हैं कि हाँ, ये थी प्रियंका रेड्डी। अब पुलिस अपनी गहरी नींद से उठी। अब पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू की। इस कोयला बन चुकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम से ये पता चला इस लाश के साथ एक गैंग रेप हुआ था। पुलिस टोल प्लाजा के जरिए और कुछ CCTV फुटेज के जरिए कुछ 4 लोगों के पास पहुंचती है और इन 4 लोगों के नाम हैं। एक था ट्रक ड्राइवर मोहम्मद आरिफ जो 25 साल का था और ये था मेन क्रिमिनल, और उसके थे 3 हेल्पर, C चेन्ना केशवलू, J नवीन और J शिवा। और इन तीनों की ही उम्र लगभग 20 साल के आसपास। जब इन चारों को पकड़ा गया तो पुलिस ने एक छोटी सी पूछताछ की। इन्होंने अपना जुर्म कबूला और इन्होंने बताया कि इन्होंने इस लड़की के लिए कैसे कैसे प्लॉटिंग की थी। इन्होंने प्रियंका के साथ रेप की प्लानिंग तब की थी जब प्रियंका अपनी स्कूटी पार्क कर रही थी सुबह के टाइम, और सुबह में ही नवीन ने प्रियंका की स्कूटी पंचर कर दी। और जब प्रियंका लगभग रात के 9:15 बजे के आसपास उस टोल प्लाजा के पास आई तब तक टायर की पूरी हवा निकल चुकी थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्रियंका उस टाइम परेशान थी जब प्रियंका ने देखा कि उसकी स्कूटी में पंचर है और उसे एक शख्स घूर रहा था। उसका नाम था आरिफ। अब आरिफ प्रियंका के पास आता है स्कूटी ठीक कराने का बहाना लेकर, और ये वही व्यक्ति था जिसने कहा था कि सारी दुकानें बंद हैं। तब उसने ये कहा था कि स्कूटी ठीक कराने आगे जाना होगा, और आगे स्कूटी ठीक कराने कौन गया था? उसका नाम था शिवा। जब प्रियंका का फ़ोन कटा था तभी इन लोगों ने प्रियंका को उठा लिया था। प्रियंका आवाज़ ना करे उसके लिए उसका मुंह और नाक दोनों बंद कर दी गई। दम घुटने से उसकी मौत हो गई, और इसी दौरान और इसके बाद ये वहशी दरिंदे उसका रेप करते रहे, और उसके बाद इन लोगों ने पेट्रोल से उसकी लाश में आग लगा दी। और ये चारों वही लोग थे जो किसी न किसी बात का बहाना लेकर प्रियंका के पास आए थे। निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था, जिसने दिल्ली समेत पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया, उस केस में भी जो रेपिस्ट थे वो ड्राइवर और उसके हेल्पर थे। इस केस में भी जो रेपिस्ट थे
वो ड्राइवर और हेल्पर। वो कांड भी रात में था, ये कांड भी रात में था। वो कांड चलती बस में था और ये कांड किसी रास्ते के किनारे था। निर्भया रेप केस वाला कांड प्लान्ड नहीं था, बट ये कांड पूरा प्लान था, जिसकी प्लानिंग सुबह ही कर ली गई थी जब प्रियंका रेड्डी ने अपनी स्कूटी पार्क की उस टोल प्लाजा पर। निर्भया कांड से पहले कोई भी ऐसा कांड नहीं था जो बोला जाए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, लेकिन ये जो लोग थे प्रियंका रेड्डी केस वाले, इन लोगों के सामने तो पूरी सीरीज थी निर्भया कांड की। आप अक्सर ये भी सुनते होंगे कि लॉ को कड़ा करो, कानून को कड़े करो, ताकि लोग कानून से डरें इस तरीके का काम करने से पहले। लेकिन आप ये देखो कि इन लोगों के सामने निर्भया कांड और निर्भया कांड के दोषियों के साथ जो हुआ वो पहले ही इनके सामने था, उसके बावजूद भी इन लोगों ने ऐसा किया। निर्भया कांड केस में लड़की थोड़ी देर बची थी, 2 से 3 दिन, जब उसने पुलिस को अपने बयान दिए थे कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन इस केस में जो रेपिस्ट थे वो इतने विभत्स थे, उन्होंने लड़की को जला ही दिया ताकि पता ना चल सके कि लड़की के साथ क्या क्या हुआ। और ये आज का ही नहीं, हैदराबाद का नहीं, बल्कि लगभग पूरे इंडिया का मसला है कि लड़कियों को रेप के बाद मार दिया जाता है, क्योंकि अगर लड़की बच जाती है तो पुलिस में बयान देगी और रेपिस्ट फांसी के फंदे पर झूलेगा। इसीलिए रेपिस्ट लड़कियों को मार देते हैं। अगर आपने इस पूरी कहानी को ढंग से समझा, आप ये समझिए कि रेपिस्ट कानून से डरता है? मुझे लगता है नहीं। हमारी बहन, आपकी बेटी या किसी और की बेटी, हम सबके चारों तरफ है, सब शहरों में है और सबको सेफ फील करना चाहिए। जब तक ऐसे भेड़िए समाज में जिंदा हैं, न आपकी बेटी, न हमारी और न किसी और की सेफ फील करेगी। ये मानसिकता है जिसे आपको जड़ से उखाड़ना होगा। इस केस के बाद पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ा और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनका एनकाउंटर कर दिया गया। हैदराबाद के शादनगर में जानवरों की डॉक्टर से रेप और निर्मम हत्या के केस ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। शुक्रवार सुबह ही केस के चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। Let's head into this newscast with a news alert coming in from the Indian state of Telangana as the 4 accused in the rape and murder of 26-year-old veterinarian in Hyderabad have now been killed in a police encounter. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये एक तरीके का क्विक जस्टिस था, जिसे हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सराहा गया। लेकिन ये एक तरीके का स्नोबॉल इफेक्ट भी है। मैं बताता हूँ कैसे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो रेप केसेस हैं इंडिया में, वो लगभग 8% ऐसे हैं जो फेक हैं। अगर हर केस में पुलिस क्विक जस्टिस करेगी तो सोचो कितने आम आदमी हो जाएंगे बेघर। खैर, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। हर अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे चोर हो, चाहे टेररिस्ट हो, चाहे बलात्कारी, लेकिन सज़ा मिले कानून से। बाकी आप लोगों की क्या राय है, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपका काफ़ी आभारी रहूँगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।